20 साल के बाद उनके चतुर्वेदी साहब बदल जाते मतलब उस वक्त मैं समझता हूँ कि जितना यंग होगा उतना ज़्यादा खुश होता है। राष्ट्र के लिए इसके भाई मंदिर कम कर दी गई और जो कुछ थोड़ा बहुत रह गया था वो 10-12 दिन में हमको सिखाया गया। मैं माउंटेन रेजिमेंट में जा रहा था तो हमारे 75 वहाँ पे जो ट्रेनिंग होती है वो 25 माउंटेन को उस जमाने में। ट्रेनिंग से आपको छुट्टी करके और 15 दिन की छुट्टी मिली, घर पहुंचे, तो मैं माँ के शब्द सुनना चाहता हूँ। हमने तो बताया नहीं था कि हम लोग लड़ाई में जा रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं बताया क्योंकि मुझे मालूम था माँ थोड़ी चिंतित हो जाएंगी। मैं माँ को लेकिन जब जाते हैं हम लोग घर से, जब माँ टीका करती है तो थोड़ा जरूर माँ के चेहरे पे उदासी तो थी, लेकिन ऐसा नहीं था कि कोई डर हो। मुझे मालूम था कि सब कुछ ठीक होगा। हम लोग बॉर्डर के आसपास सब जगह घूमते थे, जहाँ जहाँ गन पोजिशन हो सकती है उसकी भी रेकी करते थे। ओपी कहाँ कहाँ अच्छे हो सकते हैं, किधर से हम लोग पाकिस्तान में जा सकते हैं। हरग्राम जकीगंज ये दोनों एक पाकिस्तानी पोस्ट थे, उस वक्त के पाकिस्तानी पोस्ट थे। पाकिस्तानी जो हैं वो पैदाइशी आतंकवादी बिल्कुल, वो अपने लोगों पे अब ये हम तो भारतीय थे, लेकिन अपने लोग जो उनके बांग्लादेश में कौन, उन्हीं का देश के देशवासी थे। केवल उनका एक था कि वो बंगाली थे, बंगाली भाषा बोलते थे बांग्ला। पाकिस्तान की जब तक कौम एक इससे तरह से शोर नहीं करेगी कि उनकी जो सेना है वो पाकिस्तान के नेतृत्व के अंदर काम करे, तब तक पाकिस्तान का अस्तित्व मुझे बिल्कुल डाउट में लगता है, संशय में। भारत की फौजों द्वारा मलबे में तब्दील किए गए अब तक 24 घंटे के अंदर पाकिस्तान में जो मलबा हुआ, पाकिस्तान को उस मलबे को बटोरने में कितना वक्त लगता है? जब तक वो बटोरेंगे कहीं और मलबा आ जाएगा, तो मैं नहीं समझता कि वो कभी बटोर पाएंगे। नमस्कार, मैं हूं संजीव चौहान और इस वक्त आप बने हुए हैं स्टेट मिरर हिंदी पर। आज की पॉडकास्ट यानी कि अनफिल्टर्ड अड्डा में मौजूद हैं हमारे खास मेहमान जो खुल के बताएंगे अपने बचपन, अल्हड़पन, किशोरावस्था और अब इस उम्र में आखिर क्या महसूस करते हैं पूर्व फौजी, भारतीय थल सेना के रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल वीके चतुर्वेदी। चतुर्वेदी सर, अच्छा लगा कि आपने टाइम दिया और बड़े बेफिक्री के आलम में हम और आप कब मिलने आए हैं स्टूडियो में पॉडकास्ट के लिए, अनफिल्टर्ड अड्डा के लिए, जब भारत की तीनों सेनाएं पाकिस्तान को जवाब दे रही हैं, तहस नहस करने में जुटी हैं। बहुत बहुत धन्यवाद संजीव जी, बहुत अच्छा लग रहा है और मुझे पूर्ण विश्वास है भारतीय सशस्त्र सेनाओं के शौर्य और पराक्रम, उनकी सक्षमता, उनकी सुदृढ़ता, उनकी प्रतिबद्धता पे कि वो राष्ट्र को यश और कीर्ति के शिखर पर ले जाएंगे। पहले तो तीनों सेनाओं के जवानों को जय हिंद। जय हिंद, जय भारत। जय हिंद, जय भारत। भारत की हुकूमत के लिए जय हिंद, जय भारत। जय हिंद, जय भारत। जिसने आज फौज को आखिर में अड़ा ही दिया कि पहलगाम में 26 निर्दोषों के कत्ल का एहसास पाकिस्तान को करा दिया जाए। इसके बाद अब हम बात आगे बढ़ाते हैं। हम सुनना चाहते हैं, देखना चाहते हैं आज के रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल भारतीय फौज के थल सेना के, जिसने पूरे 40 साल तोपें संभाली, 1971 की पाकिस्तान के खिलाफ जंग लड़ी, वो वीके चतुर्वेदी 11 साल में क्या थे? 11 साल की उम्र कहाँ गुजरी, कैसे, क्या? संजीव जी, मेरा बचपन बहुत सुंदर गुजरा। मैं एक मध्यम वर्गीय परिवार का बच्चा हूँ। मेरे फादर रेलवेज में थे, उस वक्त BBNCI बॉम्बे, बड़ौदा एंड सेंट्रल इंडिया रेलवेज थी। उसमें उन्होंने अबू रोड एक जगह है राजस्थान में, वहाँ से अबू रोड जी अपने कैरियर की शुरुआत की। वो MA मैथमेटिक्स में थे और उस वक्त
PWI के रूप में वो रेलवे ज्वाइन की। ये PWI रेलवे में पब्लिक वर्क्स इंस्पेक्टर, जो रेलवेज की जो लाइन वगैरह होती है इसका पूरा ध्यान रखते हैं, इसको हमेशा मेंटेन करते हैं, इसको डालते हैं और उसकी सदैव किस तरह से किससे कोई एक्सीडेंट नहीं हो, वो बिल्कुल सही, बहुत जिम्मेदारी का कार्य था। और फिर वो हाथरस में थे, वहाँ पे मेरा जन्म हुआ। छोटा सा एक शहर है आगरा के पास, मथुरा के पास, वहाँ का मैं। क्या जगह, जन्म तारीख, सन कुछ याद है? मैं 1951 पैदाइश है, वहाँ पे PWI का बंगला हुआ करता था, उसमें मेरा जन्म हुआ है। और जन्म दोपहर के वक्त मेरी माँ बताती थी कि मैं पैदा हुआ था। और फिर रेलवे स्कूल में शुरू में पढ़ा। कितने भाई बहन आप लोग? हम लोग 6 बहनें हैं, बड़ा बहुत सौभाग्य है हम लोगों का, और 2 भाई मेरे, मैं सबसे छोटा भाई हूँ और मेरे से छोटी एक बहन है। तो सबसे छोटा भाई जो है वो सबसे बड़े पद पे भारतीय थल सेना में पहुंचा, जो कि लेफ्टिनेंट जनरल हो। नहीं, सबसे छोटा भाई तो सबसे छोटा ही रहेगा तुम्हें, लेकिन जरूर मेरे बड़े भाई सब प्रोफेसर थे। और बाद में एक पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेज है सीहोर में, मध्य प्रदेश के पास, उसके प्रिंसिपल होके वो सेवानिवृत्त हुए। अब वो इस दुनिया में नहीं है, लेकिन बहुत उनका भी मेरे जीवन में बहुत बड़ा योगदान रहा है। तो 11 साल का वीके चतुर्वेदी आज इस उम्र के पड़ाव पे आके क्या सोचते हैं, वो याद करते हैं, तो क्या यादें जुड़ी? बहुत खूबसूरत यादें हैं बचपन की। मेरे फादर रेलवेज में थे, तो वो उनके ट्रांसफर बड़े फ्रीक्वेंट होते थे, जल्दी जल्दी वो हाथरस से कासगंज, और फिर उन्होंने रेलवे लाइन मथुरा से छोटी लाइन की उसकी रिलेइंग की थी फतेहगढ़ तक। और फतेहगढ़ में थे तब उनका प्रमोशन आ गया, तो उन्होंने मेरे को मेरे चाचा जी के पास, मेरी चाची के पास छोड़ दिया और वो सोनपुर चले गए। और हाथरस में? हाथरस नहीं, फतेहगढ़। मैं फतेहगढ़ में रहा। मेरे चाचा जी उस वक्त कस्टम्स एंड सेंट्रल एक्साइज में थे। क्या उम्र रही होगी आपकी उस वक्त? मेरी उम्र होगी 9-10 साल के, 9 साल का करीब था। 9 साल के वीके चतुर्वेदी कभी सोचते थे उस उम्र में कि आगे जाके कुछ ऐसा करना है? कभी नहीं सोचा था संजीव जी। फादर मेरे सोनपुर में चले गए, मैं छोटा था, मेरी माँ भी सोनपुर में थी उस वक्त, AEN बन गए थे वो रेलवेज में। और अगर मेरी माँ के बस चलता तो मैं शायद कभी भी फौज में नहीं आता। क्या कहती थी माँ? क्या नाम था उनका? माया नाम था, माया। और बड़ी अच्छी स्मृतियां हैं उनकी। बहुत छोटा था तो ज्यादा प्यार भी था, लाडला भी था। माँ का कोई वो लाड़ की, वैसे तो हर माँ लाड़ करती है, तो आपकी कुछ अलग से याद है जो इस उम्र में भी आप? मुझे याद है कि घर में जो भी कुछ बनता था तो अलग से मेरे लिए रखा जाता था। बच्चों में मेजबानी कर जाती थी? बहुत कुछ कर जाती थी और मैं कहता था नहीं मैं नहीं लूंगा, वो सबको दो। तो ये सब चीजें हैं। और मैं चाची के पास था और रेलवे स्कूल में रहा, फिर एक म्युनिसिपल इंटर कॉलेज है फतेहगढ़ में, उसमें रहा, 6ठी क्लास में था। तब एक दिन 61 की बात होगी, 61 नवंबर की, अखबार में मेरी चाची बहुत उस जमाने की 10th क्लास पास थी और अच्छी उनको इंग्लिश वगैरह का भी ज्ञान था, नॉलेज थी। वो हमको अंग्रेजी पढ़ाती है, हम लोग हिंदी मीडियम स्कूल में पढ़ते थे, तो इंग्लिश का ज्ञान कराती थी, वो सब बताती थी। बहुत बड़ा उनका योगदान हमारे जीवन में रहा। उन्होंने एक एडवर्टाइजमेंट देखा अखबार में कि सैनिक स्कूल, पहला सैनिक स्कूल अपने भारत का खुला था वहाँ पे लखनऊ यूपी सैनिक स्कूल। डॉक्टर संपूर्णानंद जी जो उस वक्त चीफ मिनिस्टर थे, उन्होंने शुरुआत की थी। उसके बाद 1961-62 में तो बाकी खुले, बट राष्ट्र का प्रथम यूपी सैनिक, आजकल उसको कैप्टन मनोज पांडे यूपी सैनिक स्कूल कहलाते हैं। कैप्टन मनोज पांडे परमवीर चक्र विजेता था है। तो उन्होंने अप्लाई कर दिया, कुछ दिनों बाद कॉल अप लेटर आया, मुझे एंट्रेंस एग्जाम देते लखनऊ किस क्लास में? 6ठी के लिए? 6ठी नहीं, 7वीं क्लास के लिए। 6ठी तक आप? 6ठी तक मैं म्युनिसिपल इंटर कॉलेज में फॉर्म भर दिया सैनिक स्कूल लखनऊ, और फिर मुझे ले गई। उसकी भी एक कहानी है। हम लोग लेट हो रहे थे, तो ट्रेन लेट हो रही थी, तो उन्होंने कानपुर में छोड़ दी, फिर बस से पकड़ी, बस से हम लोग
लखनऊ पहुंचे, बस में ही उन्होंने मेरे कपड़े बदले रात में, और फिर वहाँ पे कानिकुज कॉलेज है लखनऊ में, उसमें हमारा रिटन एग्जामिनेशन हुआ, भाग्यवश में उसमें क्वालिफाई कर गया। फिर इंटरव्यू के लिए कॉल अप आई और वो मेरे बड़े भाई साहब मुझे लेके गए थे, राधाकांत जी, प्रोफेसर राधाकांत जी। तो वहाँ पे उसमें भी मैं जब सेलेक्ट हो गया, मेरिट लिस्ट में आ गया, तो मेडिकल हुआ। मेडिकल भी लखनऊ में कमांड हॉस्पिटल आर्मी का है, उसमें हुआ। तो वो भी एक कहानी है। सैनिक स्कूल का पहला दिन जब वीके चतुर्वेदी पहुंचे थे, वो किस सन की बात है, और जब गए स्कूल में एंटर किया तो दिल में क्या? 1962 जुलाई, एग्जैक्ट डेट तो मुझे नहीं याद है, लेकिन जुलाई का महीना था। हम लोग वहाँ गए, मेरे बाबा साहब जो कि मेरे बाबा, सगे बाबा के कजन थे, जगदीश प्रसाद जी, छोटे बाबा, तो वो मुझे लेकर गए थे और बड़े उन्होंने वहाँ मुझे रखा, क्योंकि उस वक्त ऐसा लगता था कि एक छोटी उम्र का बच्चा हॉस्टल में जा रहा है। वहाँ पे हम लोगों को बड़ा थोड़ा सा एक जो डर सा होता है उस उम्र में वो था। हम लोग हिंदी मीडियम स्कूल से गए थे, तो अंग्रेजी भी ज़्यादा नहीं आती थी, और वहाँ पे तमाम बच्चे आए थे जो लमटनियर से थे, कोई कॉन्वेंट से था, कोई सेंट फ्रांसिस से था, कोई सेंट जोसेफ से था। तो थोड़ा सा डर जरूर था, लेकिन हृदय में पूरा डिटर्मिनेशन था कि हम जल्दी सब कुछ कर लेंगे। शुरुआत जब एक कर्नल डैनियल हमारे प्रिंसिपल थे, बहुत ही मैं समझता हूँ कि एक बहुत ही प्रतिभावान और ऐसे जो कि एक नई जनरेशन, उनसे जुड़ी कोई ऐसी याद जो तब का 11 साल का 7वीं क्लास का सैनिक स्कूल लखनऊ का बच्चा कर्नल डैनियल के बारे में कुछ बता सके, आज भारत की थल सेना का रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल होने के बाद? उन्होंने हमको बहुत अनुशासन का पालन कराया, समय का महत्व समझाया। सुबह जब हम लोग उठते थे, उसके बाद पीटी के लिए, और बाद में ब्रेकफास्ट होता था, उसके बाद हम अपनी क्लासेस हर समय, और सबसे महत्वपूर्ण कि अपनी जो हम लोग ड्रेस पहनते थे, यूनिफॉर्म पहनते थे, उसको किस तरह से अच्छे उसमें रखा जाए, बिल्कुल क्रीज ठीक होनी चाहिए, सही तरीके से आता है सब ये। तो ये सब वो आज भी याद है। और सबसे जो एक ऐसी याद है, उनकी वाइफ मॉली डैनियल, एक बहुत ही मैं तो ये कहूँ कि एक अद्भुत पर्सनालिटी थी वो। क्या चीज याद है? मैं ये कहूँ कि हमको सुबह उठाने से, उस वक्त वो आ जाती थी, जगाने से लेके हमको सुबह उठाने से लेके किस तरह से तैयार होना है, किस तरह से वॉशरूम जाना है, किस तरह से मच्छरदानी को लगाना है, और डैनियल की पत्नी हमारे प्रिंसिपल की, उनका योगदान सुबह से 6 बजे से लेके तकरीबन लाइट्स आउट जब होती थी 10 साढ़े 9 के करीब, मतलब वो यशोदा जी के रोल में बिल्कुल वो थ्रू आउट हमारे साथ रहती थी। और सबसे जो एक चीज मैं आपको बताऊं, हम लोगों को इंग्लिश नहीं आती थी, तो उन्होंने हमको इंग्लिश पढ़ाई है एक्स्ट्रा। जो हमारा जो शाम को स्टडी पीरियड होता था, उसमें हमको इंग्लिश, रेनन मार्टिन आज भी याद है हमको, ग्रामर की किताब थी, उसको उन्होंने पढ़ाया। और संजीव जी, मैं बताऊं कि 6 महीने के भीतर हम लोग जो बेस्ट अच्छे कॉलेजेस वगैरह स्कूल से आए थे, उनसे compete कर रहे थे, इंग्लिश में भी, मैथ्स में और साइंस में और बाकी सब्जेक्टों में तो हम अच्छे थे ही, लेकिन अंग्रेजी का जो संकट था वो 6 महीने में हमारे से दूर कर दिया। हम लोगों को कॉन्फिडेंस आने लगा, और जो एक इन्फ्योरिटी कॉम्प्लेक्स था वो सब खत्म हो गया। हम लोग उनसे compete करते थे, और मोस्ट ऑफ द टाइम्स वी वर अहेड ऑफ। 12वीं तक सैनिक स्कूल लखनऊ में पढ़ने के बाद फिर वीके चतुर्वेदी की मंजिल किधर को रास्ता लेके गए? 12वीं के बाद तब तक हमारे प्रिंसिपल चेंज हो गए थे। कर्नल वीके दास, अनदर एक ऐसी महान हस्ती थे जो बाद में यूपीएससी वगैरह में भी रहे थे, एसएसबीज वगैरह में भी रह के आए थे वहाँ पर। तो उन्होंने उनका जो एक जिस तरह से हमको उन्होंने प्रिपेयर किया नेशनल डिफेंस एकेडमी के लिए, रिटन एग्जामिनेशन पास करने के लिए, हम लोग क्वालिफाई कर गए रिटन एग्जाम। उसके बाद उन्होंने एसएसबी की ट्रेनिंग हम सबको दी, क्योंकि खुद वहाँ पे एसएसबी में वो
जीटीओ और साइकोलॉजिस्ट दोनों रह चुके थे, इंटरव्यूइंग ऑफिसर भी रह चुके थे, तो उन्होंने हमको प्रिपेयर किया, प्रशिक्षित, और हम लोग एसएसबी के लिए गए और एसएसबी में क्वालिफाई कर गए। उसके बाद मेरिट लिस्ट आई, भाग्यवश हम लोग मैं उसमें आ गया था मेरिट में भी। तो फिर किस सन की बात रही है सर? 1967 जुलाई हम लोगों ने नेशनल डिफेंस एकेडमी खड़गवासला में ज्वाइन की। 3 साल की ट्रेनिंग वहाँ पे, आपको मालूम है नेशनल डिफेंस एकेडमी विश्व की सबसे आज के दिन सबसे प्रतिष्ठित एकेडमी है। इतना बढ़िया करिकुलम है, इतनी बढ़िया वहाँ का लेआउट है, इंफ्रास्ट्रक्चर है। ट्रेनिंग की सर, नेशनल डिफेंस एकेडमी की ट्रेनिंग की कोई एक याद जो सब पे भारी पड़ जाए? एक याद है, जो वहाँ एक ट्रेडिशन था कि जो 6 टर्मर्स होते हैं, क्योंकि जब हम फर्स्ट टर्म में आते हैं, हर टर्म एक 6 महीने का होता है, तो 6 टर्मर्स जो होते हैं वो आपको काफी थोड़ा सिखाने के तरीके से, वो जो आप जिसका आज नाम रैगिंग कहते हैं, लेकिन वो रैगिंग नहीं है, वो आपको एक वातावरण में प्रवेश करने का एक तरीका है कि किस तरह से वो आपको लाए। थोड़ा हार्श जरूर है, लेकिन उसका बहुत अच्छे मीनिंग थे। ये नेशनल डिफेंस एकेडमी की याद बता रहा हूँ। तो वो लोग बहुत हम लोगों को इस तरह से, कम हियर, व्हाट इज योर नेम, नाम बताने का तरीका, सर माय नेम इज सो, इस तरह से करते। और एंड ऑफ टर्म में जब खत्म हो जाता था, तो एक बहुत ही अच्छा ट्रेडिशन है वहाँ का, परंपरा है कि जो भी 6 टर्मर्स होते हैं, वो एक दिन पासिंग आउट से पहले सब आके कहते हैं कि जो भी हमसे, हमारे प्रति आपकी रंजिश हो, आज ही निकाल लो। सब अपने आप को हमारे सामने समर्पित करके कि जितना मारना है हमको मार लो। फर्स्ट टर्मर्स 6 टर्मर्स को मारते हैं, और उसके बाद वो सब, मतलब उसकी एक जो एक भाव है उसका, एक गोल्डन परिपाटी, सकारात्मक। सकारात्मक उसका भाव ये है कि जो भी मेरे से कुछ गलतियां हुई हैं, आज निकाल लो, आज के बाद हम सबसे बढ़िया दोस्त हैं, भाई हैं। और वही एक अच्छा परिपाटी है। चलिए, नेशनल डिफेंस एकेडमी 3 साल कंप्लीट किया जी। उसके बाद हम लोग ने IMA नील मिलिट्री एकेडमी देहरादून में गए। 1 साल की ट्रेनिंग वहाँ पे आर्मी की, स्पेसिफिक टू आर्मी, प्लेटून लेवल तक की जाती है, वो सब हमको वहाँ पे ट्रेनिंग हुई। उस ट्रेनिंग की सबसे खतरनाक स्टेप पॉइंट कौन सा था? वहाँ पे एक एक्सरसाइज होती है, ग्रेट स्केप, उसका नाम था ग्रेट स्केप। ग्रेट स्केप मतलब आप करीब एक एक्सरसाइज में जाते हैं इंडियन मिलिट्री एकेडमी से करीब 30-35 किलोमीटर पे, और वहां से वो कह देते हैं कि छोड़ देते हैं आपको, और आपको वापस इंडियन मिलिट्री एकेडमी पहुंचना है बिना कहीं पे, क्योंकि बीच में वो ब्लॉक्स वगैरह लगाते हैं जहाँ पे कि आप नहीं निकल सकते, तो पकड़े जाएंगे वहाँ पे। अगर आप पकड़े गए तो आपको लेकिन आपको देखना है कि उन सबको किसी तरह से आप छलावा देके आपने वहां पहुंचना है। तो उसकी याद है, हम लोगों ने किस तरह ट्रक वाले जो सिविल ट्रक आते हैं उनसे लिफ्ट ली, रात में उनके उसी में सो गए, उनके किसी में कोई जो भी लगेज या वो था उसके छुपा के अपने आप को, और हम लोग किस तरह से IMA में पहुंचे, एक बहुत ये रोचक यादगार है। उसके बाद सिलेक्शन हुआ, कमीशन हुए, किस साल, क्या तारीख थी, क्या पद था शुरू का? सेकंड लेफ्टिनेंट में हम लोग कमीशन हुए। उस समय सेकंड लेफ्टिनेंट ही कमीशन होते थे। 12 जून को हमारी ट्रेनिंग कंप्लीट हुई। 13 जून से हम लोग सेकंड लेफ्टिनेंट बन गए, 1971। और फिर कमीशन होने के बाद हम लोगों को 21 दिन की छुट्टी मिली, और उसके बाद हमको कहा गया कि स्कूल ऑफ आर्टिलरी, जहाँ पे हमको स्पेशलाइज्ड ट्रेनिंग आर्टिलरी की, आर्टिलरी मतलब गोला बारूद के बारे में, कि गन को किस तरह से ले करते हैं, गन कैसे डिप्लॉय होती है, एम्यूनिशन किस तरह से प्रिपेयर होता है, कौन कौन से टाइप का एम्यूनिशन होता है, बैलिस्टिक्स की, ये सब चीजों की ट्रेनिंग दी गई। जब एनडीए में आप लोग होते हैं तो उस टाइम कैसे डिसाइड होता है कि सो एंड सो कैडेट वीके चतुर्वेदी आर्टिलरी में जाएंगे? एनडीए में केवल आर्मी, नेवी, एयरफोर्स का डिसाइड होता है, क्योंकि वो ट्राई सर्विस इंस्टीट्यूशन है, वहाँ पे आर्मी भी है, नेवी वाले हैं। आप भी आर्मी में? हम आर्मी में, वहाँ पे मेरी खुद की चॉइस थी आर्मी के लिए। अच्छा। और हम तुम्हारी जो चॉइस है उसके हिसाब से वो कोशिश करते हैं। एक आध ऐसा एक्सेप्शन होता है जिसको अपनी चॉइस नहीं, फर्स्ट चॉइस नहीं मिलती, सेकंड मिल जाती है।
नॉर्मली सबको फर्स्ट चॉइस वीके चतुर्वेदी साहब ने 1971 में सिर्फ आर्टिलरी भारतीय थल सेना में तोपखाना क्यों चुना? ऐसा कोई रीजन नहीं था, लेकिन ऐसा जरूर लगता था कि तोपखाने में बहुत दम है। इट्स द क्वीन ऑफ बैटल। क्वीन ऑफ बैटल तो इन्फेंट्री को कहते हैं, लेकिन आर्टिलरी को कहते हैं कि आर्टिलरी शेप्स द बैटल एंड आर्टिलरी इज द डिसाइडिंग फैक्टर इन एनी। बहुत से कोट्स हैं जो सबने कहा है कि आर्टिलरी इज द बैटल विनिंग फैक्टर। तो वही चीजें थी, उससे सोचता था कि आर्टिलरी अच्छा है, आई कैन कंट्रीब्यूट। नया खून तो नहीं था कि बस जाएंगे और जाते बॉर्डर पे अगर दुश्मन आया तो बटन दबा देंगे। वो आप सही कह रहे हैं, उस वक्त बहुत हम लोगों में उमंग थी, उत्साह था, जोश था। और रीजन केवल यही है क्योंकि जब हम सैनिक स्कूल में थे 62 में जब मैं गया हूं, तो उसके बाद चाइना की लड़ाई हुई 62 के अक्टूबर नवंबर में। उस वक्त हमने अपने वीर सैनिकों की बड़े जो वेलर, शौर्य और पराक्रम की कहानियां सुनी। हाँ, मेजर चैतान सिंह, रजांगला बैटल, वोलोंग बैटल, इन सब के बारे में बहुत सुना। फिर 65 की लड़ाई भी हम लोगों ने सुनी। हम लोगों ने ये सब चीजों से हम लोगों का मोटिवेशन, 65 की पाकिस्तान इंडो पाक वॉर, ये दोनों के बारे में, और उससे हम लोगों को बड़ा था। और 71 जब हम लोग कमीशन हो रहे थे, तब भी वॉर क्लाउड्स तकरीबन बनने लगे थे, हालात बन गए थे। 71 जून की बात है। आपने 13 जून 1971 को कमीशन हुए आप जी, और हिंदुस्तान पाकिस्तान की लड़ाई उसके कितने महीने बाद शुरू हो गई? एक्चुअली तो 3 दिसंबर को शुरुआत हुई, करीब 4-5 महीने के बाद। लेकिन हम लोगों ने नवंबर 20 के बाद प्रिलिमिनरी ऑपरेशन शुरू हुए। 20 नवंबर 1971 को, यानी कि 5-6 महीने की फौज की नौकरी में ही जी आपको पाकिस्तान के सामने अड़ना पड़ा जाके। बिल्कुल। क्या काम किया सबसे पहले वहां जाके? हम लोग, मैं जरा थोड़ा सा पीछे जाऊंगा कि यंग ऑफिसर कोर्स कर रहे थे देवलाली में, जो कि दिसंबर तक चलना था। 6 महीने का कोर्स होता है जी। और 1 अक्टूबर के आसपास हमको बताया गया कि आपका कोर्स कट शॉर्ट हो रहा है, और 16 अक्टूबर तक आपको जाना है। कितने दिन का वो था और फिर कितने दिन कम कर दिया? करीब 2.5 महीने कम कर दिया गया था। 6 महीने का कोर्स था, तो 3.5 महीने में हम लोग को कहा गया कि जा सकते हैं। हिंदुस्तान पाकिस्तान की लड़ाई की वजह से हम 20 साल के थे उस वक्त। 20 साल की उम्र में, और वीके चतुर्वेदी साहब भिड़ गए जाके, मतलब उस वक्त मैं समझता हूँ कि जितना यंग होगा उतना ज्यादा जोश होता है अपनी राष्ट्र के लिए। इसलिए 2.5 महीने की ट्रेनिंग कम कर दी गई। और जो कुछ थोड़ा बहुत रह गया था उस 10-12 दिन में हमको सिखाया गया। मैं माउंटेन रेजिमेंट में जा रहा था, तो हमारे 75-20 वहाँ पे जो ट्रेनिंग होती है वो 25 पाउंडर पे उस जमाने में होती थी। तो हमको 75-24 गन के बारे में भी थोड़ा बताया गया, माउंटेन गन के बारे में। और फिर 16 अक्टूबर को हम लोग, और देखिए फौज ने ये इंश्योर किया कि पैनिक नहीं हो, कुछ घबराहट नहीं हो हम लोगों में। तो हम लोगों को छुट्टी भी दी, 15 दिन की छुट्टी दी गई कि हम लोग हाँ नहीं, उसके बाद ट्रेनिंग के बाद 16 अक्टूबर को कोर्स खत्म हुआ, 15 दिन की छुट्टी दी गई कि घर में अपने माता पिता से मिलाओ, और फिर आप जाके 1 नवंबर को गुवाहाटी में रिपोर्ट करो। लेकिन ये नहीं बताया था कि आपको पाकिस्तान की वॉर में कूदा रहे हैं। ये तो मालूम था क्योंकि उस वक्त तक हालात ऐसे थे। और मेरी 99 माउंटेन रेजिमेंट में पोस्टिंग हुई थी, तो वो ईस्ट में थी। अब जगह लोकेशन किसी को नहीं मालूम थी। हमसे कहा गया कि आप 1 नवंबर को मेरी जो MCO होता है, मूवमेंट कंट्रोल ऑफिसर, उसको जाके रिपोर्ट करिए, वो आपको गाइड करेगा। वो कहाँ का था? वो गुवाहाटी में था। हम लोगों ने 1 नवंबर को वहाँ रिपोर्ट किया। उसके बाद उसने हमको बदरपुर तक, मेरी यूनिट बदरपुर के पास थी उस वक्त, बदरपुर सिलचर के पास है, सिलचर के पास। हाँ, तो गुवाहाटी से एक लाइन जाती है वहाँ पे। थोड़ा सा पीछे ले जाएंगे। जब ट्रेनिंग से आपको छुट्टी करके और 15 दिन की छुट्टी दी गई, घर पहुंचे, तो मैं माँ के शब्द सुनना चाहता हूँ। हमने तो बताया नहीं था कि हम लोग लड़ाई में जा रहे हैं और कहाँ जा रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं बताया, क्योंकि मुझे मालूम था माँ थोड़ी चिंतित हो जाएंगी। मैं माँ को लेकिन जब जाते हैं हम लोग घर से, जब माँ टीका करती है, तो थोड़ा जरूर माँ के चेहरे पे उदासी तो थी, लेकिन ऐसा नहीं था कि कोई डर हो। उनसे मालूम था कि सब कुछ ठीक होगा। चलिए, आप रहे, पिता ने कुछ कहा?
मेरे फादर तो बहुत ही एक अलग ही, वो बहुत ही हमेशा मोटिवेट करते थे क्या बोले जब आप ट्रेनिंग पूरी करके फौज की पहुंचे? कि बहुत अच्छा करो, खूब मेहनत करना, पूरे दिल से। 15 दिन छुट्टी बिताने के बाद घर से माता पिता का आशीर्वाद लेके जब निकले, किसके क्या शब्द थे? दिन अब शब्द तो जो है यशस्वी भाव, इस तरह के ही वही शब्द थे। किसी के मेरी चाची भी, मैं चाची भी थी, चाची इनके सबके चेहरे पे शिकन नहीं थी कि कोई शिकन नहीं थी किसी के, लेकिन थोड़ा उदासी जरूर थी मेरी माँ के चेहरे पे कि मेरा बच्चा जा रहा है अब पहली बार नौकरी करने फौज की। लेकिन बाकी ऐसा कुछ नहीं था ज्यादा कि चिंतित जो एक है या कोई आंसू आ रहे हैं। चलिए आप सिलचर पहुंचे जी, वापसी में आप सीधे मैं बदरपुर पहुंचे जी जी। उसके बाद वहां बदरपुर का क्या सीन रहा, कब बताया गया बड़ा कि आप लोग अब आइए लाइन पे? बड़ा रोचक चीज है कि जिस दिन मैं वहां रिपोर्ट किया ट्रेन से उतर के, तो नॉर्मली आप यूनिट में जाते हैं तो यूनिट अंधेरा होने लगा था, शाम का समय था। तो मेरे को जहाँ पे मेरे कमांडिंग ऑफिसर थे बदरपुर के पास 59 ब्रिगेड, क्योंकि आर्टिलरी का कमांडिंग ऑफिसर ब्रिगेड हेडक्वार्टर के साथ रहता है, तो ब्रिगेड कमांडर ब्रिगेडियर कुन थे, वहीं पे उनका भी टेंट लगा हुआ था। तो मैंने वहीं वेरी रेयरली अ यंग ऑफिसर रिपोर्ट्स टू द सीओ, तो मैंने अपने कमांडिंग ऑफिसर कर्नल रवि भूषण भाटिया, बहुत ही प्रोफेशनल सोल्जर थे और आज भी बहुत अच्छी उन्होंने बहुत मुझे कुछ सिखाया। आज भी ईश्वर की कृपा से वो हैं लखनऊ में, 92 ईयर्स के हो गए हैं। अच्छा, बहुत ही, तो उन्होंने, आप देखिए कि मैं यंग ऑफिसर, सबसे यंग ऑफिसर, अपने ही टेंट, क्योंकि टेंट उस वक्त इतने ज्यादा उपलब्ध नहीं हो, तो अपने ही टेंट में उन्होंने एक कैंप कॉट बिछवा के कहा कि तुम यहीं सो जाओ बेटा, एंड कल सुबह जाना है यूनिट में। तो मैं उस 1 नवंबर की रात कर्नल भाटिया के टेंट में, अपने कमांडिंग ऑफिसर के टेंट में वहीं पे सोया। उन्होंने मुझे बच्चे की तरह देखा। 1 नवंबर सन 1971 को वो रात पहली मेरी, और वो कमांडिंग ऑफिसर के टेंट में गुजरी। ये भी एक सौभाग्य था। अगले दिन सुबह उन्होंने मुझे रेजिमेंट में भेज दिया। क्या नाम था रेजिमेंट का दोबारा? 99 माउंटेन रेजिमेंट। उनके पास 75-24 इंडियन माउंटेन गन थी जो भारत ने ही बनाई थी। वो छोटी गन थी, 11 किलोमीटर तक की फायर कर सकती थी। गोला भी बहुत हल्का था, करीब 8-9 केजी के करीब। तो उसमें लेकिन इफेक्टिव थी, बड़ा अच्छा हम लोगों ने काम किया उस गन से। वो गोला कितनी दूर गिर सकता था? 11 किलोमीटर तक जा सकता था। और आप इसी काम के लिए भेजी गई थी? इसी काम के लिए भेजा गया था। तो सुबह निकली, तो सुबह अगले दिन सब अच्छा रहा, लेकिन नॉर्मली यंग ऑफिसर जो होता है सब जूनियर मोस्ट, उसको गन पोजीशन ऑफिसर, गन पे जो फायर कंट्रोल करता है, गन की सुरक्षा को देखता है, गन के एम्यूनिशन सिस्टम, इस सब का ख्याल रखता है, उसका दायित्व दिया जाता है उसको। लेकिन मैं यंग था, मेरे कमांडिंग ऑफिसर ने सोचा कि ये अभी जवानों को नहीं जानता, ज़्यादा ओरिएंटेशन इसका नहीं है, लोगों के बारे में नहीं मालूम इसको, तो इसको ओपी ऑफिसर, ऑब्जर्वेशन पोस्ट ऑफिसर की इसको दायित्व देते हैं। तो मुझे वहाँ पे ओपी ऑफिसर के लिए भेज दिया गया 4-5 बटालियन के साथ, 4th बटालियन द 5th गोरखा राइफल। बड़ी अच्छी पलटन थी, कर्नल हरवड़कर साहब उसके सीओ थे। और कुछ दिन अगले तो हमारे रिकॉनेसेंस, ओरिएंटेशन, इसी में निकले हम लोग। बॉर्डर के आसपास सब जगह घूमते थे, जहाँ जहाँ गन पोजीशन हो सकती है उनकी भी रेकी करते थे। ओपी कहाँ अच्छे हो सकते हैं, किधर से हम लोग पाकिस्तान में जा सकें, सब चीज़ की रिकॉनेसेंस की। और सडनली 16 नवंबर को मुझे याद है 16 या 17 के आसपास एक जंगल में हमारा एक उस वक्त जनरल सैम मानेकशा, बाद में तो फील्ड मार्शल बने थे, तो वो आए, उन्होंने हम सबको एड्रेस किया। बड़ा ही जोशीला भाषण उन्होंने दिया, वो आप सब जानते हैं। उस भाषण की कुछ लाइन याद है? यही है कि ऑल द वेरी बेस्ट। अब आपने अपना जितना भी कुछ सीखा है उस शौर्य पराक्रम को आपने मैदान में दिखाना है। दैट इज व्हाट इट इज, एंड वेरी करिस्मेटिक पर्सनैलिटी ही हैड। आज भी मुझे उनका वो याद है चेहरा। और उसके बाद भी खैर मैं मिला था जब स्टाफ कॉलेज कर रहा था, उसकी भी एक अलग कहानी है।
फिर वो 17-18 को हम लोगों ने 45GR के साथ 17-18 नवंबर 1971 वहाँ ज्वाइन किया। फिर कर्नल हरवरकर साहब ने अपने आदेश दिए सबको कि हम लोग जा रहे हैं 19 को, सारे दिए गए। फिर हम लोग अपनी अपनी जगह पे पहुंच गए। मेरा जो टास्क मुझे मिला था कि आप एंकर ओपी रहेंगे। एंकर ओपी का काम होता है कि एक ऐसी जगह जो कि डोमिनेटिंग हाइट हो, वहां पे आपने अख्तियार करना है और आगे देखना है कि कौन, जहां ऑब्जेक्टिव की तरफ कोई अगर पीछे से रीइंफोर्समेंट वगैरह आ रहे हैं उनको करना है। और एक बहुत महत्वपूर्ण जो इसका टास्क होता है कि कम्युनिकेशन सबका इंश्योर करना है कि वो थ्रू आउट बिल्कुल अनहिंडर्ड रहे। उस वक्त VHF सेट्स थे, ANPRC 25 थे और उनके लिए लाइन ऑफ साइट बहुत जरूरी थी। तो इसलिए मेरे को एक डोमिनेटिंग हाइट रताचरा मेघालय हिल्स में है और वहां पे मैं गया। बहुत डोमिनेटिंग, आई कुड सी 30-35 किलोमीटर्स इनटू पाकिस्तान, ईस्ट पाकिस्तान, दैट टाइम पाकिस्तान, अब बांग्लादेश है, नजर आता था बहुत अच्छा। और मैंने उस पर 20 नवंबर को चला गया था मैं दोपहर के करीब। वहाँ पे सब अपनी इधर की ओरिएंटेशन, आसपास के जो भी कुछ इम्पोर्टेंट फीचर्स थे उन सब का ग्रिड रेफरेंस वगैरह ये सब देखा, अपनी आंखों को पूरे एरिया से वाकिफ कराया। और शाम को देखता हूँ लेट इन द इवनिंग 7:30 बजे के आसपास हमारे जो डिविजनल कमांडर थे GOC 8 माउंटेन डेव, मेजर जनरल, उस वक्त मेजर जनरल, बाद में तो जनरल बने KV कृष्ण राव, जो बाद में चीफ हमारे बने थे, वो भी वहीं पे आ गए क्योंकि वो भी एक ऐसी अपने टैक्टिकल हेडक्वार्टर वहाँ पे एस्टेब्लिश किया। बड़ी मिनिमल ADC और 1-2 G स्टाफ उनके साथ थे। और देखिए एक इतना बड़ा सौभाग्य, मैं सेकंड लेफ्टिनेंट जमीन पे बैठा हुआ हूँ और मेरे साथ ही वो मेरे GOC मेजर जनरल KV कृष्ण राव एक कैंप स्टूल पे मेरे साथ बैठ गए और लाइक ए चाइल्ड ही स्टार्टेड गाइडिंग मी, मेरे से कि विष्णु कैसा है, क्या है। और थ्रू आउट द नाइट, क्योंकि उन्होंने महसूस नहीं होने दिया कि वो मेजर जनरल है, कोई भी महसूस नहीं। मैं भी उनसे थोड़ा सर ये थोड़ा सा फेमिलियर हो गया। लेकिन आप सबको मालूम है कि हम अपनी फेमिलियरिटी विद इन एक बाउंड्री सीमाएं में रखते हैं और वो जो आदर और सम्मान हम उनको अपने सीनियर्स को देना है वो हमेशा दिया। तो वो मेरे से मेरे जो हमारे आर्टिलरी का नेट था उस कम्युनिकेशन सिस्टम से अपने ऑर्डर पास करते थे। तो क्योंकि कोई सर वो याद जो पाकिस्तान पे सीधा वहां से शुरू करें कि जिस दिन कहा कि अब आप बॉर्डर पे चले गए और आपको अंदर घुसना है, वो कुछ याद? ये जिस दिन बटालियन कमांडर के ऑर्डर हुए उसके बाद मुझे याद है कि बिल्कुल हम सबको बड़ा जोश होता है जब मालूम है कि आज रात में। और 45GR को अडग्राम ऑब्जेक्टिव था। अडग्राम जकीगंज ये दोनों एक पाकिस्तानी पोस्ट थे, उस वक्त के पाकिस्तानी पोस्ट थे। ये करीमगंज के पास है, एक सेलिएंट है और एक तरफ सुरमा नदी है, एक तरफ कुशहरा नदी है। उसके बाद अडग्राम जकीगंज आते हैं। ये भारत में काफ़ी एंटी नेशनल एक्टिविटीज़ कर रहे थे। कहीं पे रेलवे लाइन को उड़ा देते थे ID से, कहीं पे कोई बम का धमाका कर देते थे, कभी हमारे नागरिकों को परेशान कर, इस तरह की कर रहे थे। मतलब पाकिस्तानी जो हैं वो पैदाइशी आतंकवादी है। बिल्कुल, वो अपने लोगों पे आप ये हम तो भारतीय थे लेकिन अपने लोग जो उनके बांग्लादेश में कौन, उन्हीं का देश के देशवासी थे। केवल उनका एक था कि वो बंगाली थे, बंगाली भाषा बोलते थे बांग्ला, दे वर नॉट स्पीकिंग उर्दू। सेकेंडली दे वर लिटिल बेटर रेड, एजुकेशन वगैरह उनकी ज्यादा थी, लिटरेट थे, थोड़ा म्यूजिक वगैरह का शौक था। वो उनको प्रति इतने अत्याचार किए उन्होंने। तो पाकिस्तान का तो ये खून में ऐसा है जिस तरह से। और जब रात में अटैक शुरू हुआ करीब 9 बजे के करीब, तो ये 45GR जिसके साथ मैं था, इन्होंने सुरमा नदी क्रॉस की और फिर अडग्राम पोस्ट पे उधर से 9 गार्ड्स ने कर्नल रघुवीर सिंह के नेतृत्व में उन्होंने कुशहरा क्रॉस करके जकीगंज में गए। और आप देखिए कितना सरप्राइज मेंटेन किया हम लोगों ने कि जब शुरू में तो पाकिस्तानी सोच रहे थे ये मुक्ति वाहिनी या मुक्ति फौज है और थोड़ी देर ये करके चले जाएंगे,
लेकिन जब डिटर्मिनेशन के साथ हमारी 4-5 गुरखास के ट्रुप्स, हमारे जवान जब बिल्कुल पास पहुंच गए और जब उन्होंने खुकरी निकाल के चिल्लाए अपनी गुरखाली में, आयो गुरखाली जो उनकी वॉर क्राई होती है, तब इनको समझ में आया, तब से वो कहने अरे ये तो इंदिरा गांधी की फौज है। दैट वाज द सरप्राइज दैट वी अचीव्ड। एंड उसके बाद रात भर कहीं पे हमला थोड़ा डिले हो जाता था, कहीं पे एडवांस अच्छा चल रहा था, ये सब चलता रहा। अर्ली मॉर्निंग 6 बजे तक दोनों पोस्ट अडग्राम और जकीगंज भारत के कब्जे में थी, और रिऑर्गेनाइजेशन स्टेट में हम लोग आगे करीब 1.5-2 किलोमीटर तक आगे गए पाकिस्तान। ये दोनों पाकिस्तान में थी, और कुछ हमारे वीर बलिदान भी हुए उस दिन। कैप्टन जौहरी मुझे याद है, लेफ्टिनेंट हवा सिंह और मेजर रेजिमेंट के मेजर चमन लाल लाइन गार्ड्स के साथ थे। उनको थाई में एक बस्ट लगा था और एक्सेसिव ब्लीडिंग के कारण वो अपना सर्वोच्च बलिदान दिया उन्होंने। लेकिन सब कुछ अगले दिन सुबह मुझे याद है 21 नवंबर को दिन हमने देखा कि एक बहुत अंदर पाकिस्तान की तरफ से उनकी एक गन बैटरी थी जो इन लोगों के ऊपर फायर कर रही थी। तो आपकी तरफ? हाँ, हमारे आपकी टीम की तरफ? हाँ, 4-5 GR और 9 गार्ड्स के ऊपर। तो जनरल कृष्णा राव ने कहा, विष्णु लेट्स एंगेज दैट गन, कि उस वाली गन पोजीशन को एंगेज करते हैं अपने आर्टिलरी। तो मैंने जब देखा तो हमारी माउंटेन गन्स की रेंज के बाहर था वो, क्योंकि माउंटेन गन की रेंज 11-11.5 किलोमीटर की थी जो आपके पास थी। हाँ, तो उसकी रेंज जरा ज्यादा आ रही थी। तो मैंने कहा कि सर इट्स बियॉन्ड आवर रेंज। कहते हैं देन व्हाट डू वी डू? आई सेड कि सर इफ यू अलॉट मीडियम गन्स वी कैन एंगेज। कहते हैं देयर वर 2 गन्स ऑफ 24 मीडियम गन्स उस वक्त बहुत कम थी। आज के दिन तो हमारे पास बहुत हैं, बहुत कम थी। तो 2 गन हमारे पास एरिया में थी मीडियम 24 मीडियम रेजिमेंट की। 5.5 इंच जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर की गन्स थी ब्रिटिश, वो उनके पास थी। अच्छा कैलिबर था उनका और मार भी अच्छी थी। तो इमीडिएटली जनरल कृष्णा ने बोला कि यस अलॉटेड, गो अहेड। तो मैंने फिर सारा टेक्निकल डेटा वर्कआउट करके उसको एंगेज किया। आप विश्वास नहीं करेंगे कि जब नैतिकता के साथ आप हो, आप एक धर्म का युद्ध लड़ रहे हो, आप प्रोफेशनल तरीके से लड़ रहे हो, तो ईश्वर भी आपके साथ करता है। कैन यू बिलीव वी गॉट अ डायरेक्ट हिट ऑन द एनिमी पोजीशन ऑन द गन, वन ऑफ द गन्स, जो 6 गनों में से एक गन के ऊपर डायरेक्ट हिट 5.5 इंच की लगी, और वो बैरल बिल्कुल बस्ट हो गई। शायद कुछ एमिनिशन भी बस्ट हुआ होगा। आज भी वो बैरल जो बस्ट हुई है हमारे रेजिमेंट ऑफ आर्टिलरी म्यूजियम नासिक में रखी हुई है, और उसका वो शेप आप देख सकते हैं। और उसके बाद देखा कि पूरी गन बैटरी भाग रही थी वहां से, जैसे कि जाने की बहुत कैजुअलिटीज वगैरह भी हुई होंगी। तो क्या वो आप लोग फिर उठा लाए जो आपकी उससे? हाँ, बाद में जब हम वहां गए तो वो सब सरेंडर हुई हमारे को 16 दिसंबर के बाद। वो गन भी हमारे 1971 की वो पाकिस्तान के साथ हुई लड़ाई, भारत की थल सेना की तरफ से आपने कितने दिन लड़ी और कहां तक पहुंच गए थे आप? हम लोग जब अडग्राम जकीगंज, हमने ये प्रिलिमिनरी ऑपरेशन था क्योंकि ये लोग यहाँ से हमको बहुत परेशान कर रहे थे। उसके बाद 4-5 GR और 9 गार्ड दोनों वापस आ गए भारतीय टेरिटरी में, और एक 1 EBR ईस्ट बंगाल रेजिमेंट, ये ऐसी बटालियन थी जो पाकिस्तान की 6 बटालियन थी जिनमें केवल बंगालीज थे। वो दे हैड डिफेक्टेड लॉक स्टॉक एंड बैरल टू इंडिया। वो सब की पूरे अपने वेपन्स वगैरह के साथ इंडिया में आ गए थे। मेजर जिया इसके सीनियर मोस्ट ऑफिसर थे, उनको कर्नल बना दिया गया था और लेफ्टिनेंट कर्नल बना दिया गया था और CO बना दिया गया था। वो उसके CO थे। तो वो उस बटालियन को बोला गया कि अब आप जो ये एरिया खाली कर रहे हैं 4-5 GR 9 GR, इसको आप ऑक्युपाई करिए और इसको डिफेंड करिए। तो हम लोग, मैं उनके पास आर्टिलरी का कोई रिप्रेजेंटेटिव नहीं था, तो मेरे को डिटेल किया गया कि मैं 1 EBR के साथ जाऊं। तो मैं 1 ईस्ट बंगाल रेजिमेंट के साथ चला गया, और अडग्राम से थोड़ा आगे सतकारी गांव 8-10 किलोमीटर आगे सतकारी गांव, जो ये सब जिक्र पाकिस्तान अब पाकिस्तान के अंदर है।
उस वक्त के पाकिस्तान के, आज आज बांग्लादेश बांग्लादेश के अंदर। जी। तो वहाँ पे सदगारी गांव एक है, वहाँ पे जाके हमने अपना डिफेंस लिया, बटालियन डिफेंडेड एरिया बनाया। आपको डर नहीं लगा लेफ्टिनेंट जनरल वीके चतुर्वेदी साहब कि आप पाकिस्तान के अंदर इतना घुस गए थे? उस वक्त उत्साह इतना था, अडग्राम जकीगंज दोनों हम लोगों ने जीते थे, और जब आदमी विक्टोरियस होता है, एंड सेकेंडली जब नैतिकता के साथ होता है तो आदमी का आत्मविश्वास बहुत बढ़ता है। कब और कैसे निपटे उस दौर से? मैं बता रहा हूँ। तो उसके बाद हमने सरकारी गांव का एक किस्सा है वो जो मैं आपको जरूर बताना चाहता हूँ। वहां पे जब 26 नवंबर को पाकिस्तान ने इस पोजीशन पर सरकारी गांव पे एक बहुत ही डिटरमिन्ड काउंटर अटैक किया, वो हमको वहां से डिसलॉज करना चाहता था। और जब फायरिंग वगैरह शुरू हुई, वहां पे मैं चार्ली कंपनी कैप्टन महबूब उसके कंपनी कमांडर थे, उसके साथ था। अनफॉर्चुनेटली उनको भी गोली लग गई और वो शहीद हो गए। तो मैंने उस कंपनी को भी कमांड किया। अब आप देखिए उस वक्त 1 EBR एक्चुअली ऑफिशियली देखिए तो अभी भी पाकिस्तान की बटालियन थी, क्योंकि वो डिफेक्ट हुई थी, बांग्लादेश बना नहीं था, लेकिन वो आ गए थे। वो इधर आ गए थे, तो मैं उसको कमांड कर रहा हूँ चार्ली कंपनी को। मतलब ये पाकिस्तान की ऐतिहासिक चीज है, ऐतिहासिक कि आप इतना अंदर घुस गए कि पाकिस्तान के उस बटालियन को अपने में मिला लिया और इधर से लड़वाया फिर। हाँ, यही कहना चाह रहे हैं? नहीं, ये वही बटालियन जो हमारे साथ थी। हाँ, हमारे साथ आगे गई सदगारी गांव तक। हाँ, और सदगारी गांव में मैं उनके साथ था एज ए OP ऑफिसर। नहीं, महमूद साहब जो थे, महबूब साहब वहां पे उनकी ये तो पाकिस्तानी पाकिस्तानी फौज के, हाँ, हमारी 1 EBR के थे। ओके, 1 EBR के थे। वो जब काउंटर अटैक हो रहा था पाकिस्तान आर्मी का, तो वो उनकी गोली से शहीद हो गए, है ना? तो अब मैं उसका कंपनी कमांडर बन गया, आर्टिलरी OP था। और ये पीछे भारतीय फौज के अफसरों को नहीं पता है कि नहीं, मालूम तो होता है, क्योंकि ये सब चीजें कन्वर्सेशन हम लोग करते रहते हैं। और जब रात में थोड़ा चांदनी आई 2 बजे के करीब, तो मैंने खूब आर्टिलरी फायर से एंगेज किया। अच्छा खासा दुश्मन के ऊपर, पाकिस्तान के ऊपर हमने आर्टिलरी का फायर किया, और बहुत कैजुअलिटीज हुई उनकी। अगले दिन सुबह हम 60-65 जो उनकी बॉडीज थी सुरमा के किनारे नजर आ रही थी। अटैक रिपल्स हो गया, और फिर मेरे को आदेश वहां से मिला कि अब आप जाके अपने आप 45 GR को ज्वाइन करो। तो मैं वहां से 45 GR उस वक्त तक सगरनाल फुलतला थोड़े साउथ में अगरतला की तरफ चली गई थी, और वहां पे वो लोग भी वेट कर रहे थे कि कब लड़ाई शुरू हो। 3 दिसंबर को तो आपको मालूम है जब पाकिस्तान ने ये रेड किए थे, उसके बाद युद्ध की घोषणा हो गई। तो 3 दिसंबर को डिसाइड किया गया कि ये सगरनाल फुलतला कैप्चर करेंगे। उसके बाद अगला सगरनाल फुलतला में कोई ज्यादा अपोजिशन नहीं थी, हम लोगों ने आसानी से 1971 की भारतीय फौज और 2025 की भारतीय फौज उस वक्त भी पाकिस्तान के सामने अड़ी थी और कहीं का नहीं छोड़ा, और 2025 की भी भारतीय फौजें इसी पाकिस्तान के सामने अड़ी हुई हैं, तो क्या कहीं का नहीं छोड़ेंगे पाकिस्तान को? इसमें कोई मेरे को संशय नहीं है कि पाकिस्तान की आर्मी भारत की आर्मी के समक्ष कुछ भी नहीं। पाकिस्तान, और 2-3 रीजन है अपार्ट फ्रॉम वेल इक्विप्ड, वेल ट्रेन्ड एंड मॉडर्न आर्मी के अलावा हमारी जो सबसे बड़ी शक्ति है हमारे भारतीय सैनिक हैं, द मैन बिहाइंड द गन्स, हमारे नेतृत्व है, द जनरलशिप है, द यंग लीडरशिप है, और उससे भी एक इम्पोर्टेंट है हमारा सशक्त पॉलिटिकल लीडरशिप, जो कि आज के दिन राष्ट्र हित में कठोर निर्णय लेने में सक्षम। हमारी बात यानी कि स्टेटमेंट की बात, ग्रीस में मौजूद हैं रिटायर्ड मेजर जनरल, नाम है सुधाकरन जी। मैं जानता हूं, बहुत अच्छे अफसर। वो कहते हैं कि पाकिस्तान भारत के लिए कैंसर की बीमारी है, और इसका जब तक ऑपरेशन नहीं होगा तब तक ये खत्म नहीं होगा। आप इस पे क्या कहना चाहेंगे? बलूचिस्तान, पठालिस्तान, गिलगित, सिंध, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, और जनरल सुधाकर ने भी जो बोला है वो बिल्कुल सही बोला सुधाकर जी ने, कि पाकिस्तान एक फेल्ड स्टेट है एंड रोग आर्मी है,
रोग आर्मी आज की नहीं, 71 में भी जिस तरह से पाकिस्तान आर्मी ने अपने देशवासियों को, जो बंगाल में थे, बंगाली थे, जो अत्याचार किए, वो मैं ये कहता हूं कि वो कोई भी एक प्रोफेशनल आर्मी कभी सोच भी नहीं सकती जो इन्होंने किया। इन्होंने बुद्ध जनों को मारा जो थोड़े पढ़े लिखे थे, उनको मारने की कोशिश, यंग गर्ल्स एंड मदर्स एंड हमारी सिस्टर्स जो कहलाने के लायक हैं, उनके साथ विभत्स तरह से अत्याचार किए। अब मैं वर्ड्स का यूज नहीं करना चाहता, आप समझ सकते हैं। और कोई भी एक अच्छा मानव होगा, इंसान होगा, तो वो ऐसे कर्त नहीं करेगा। ये तो सोल्जर्स थे। पाकिस्तान का इलाज मिसाइल, गोला, बम, बारूद, ऊपर से हमले, ये है या इसके टुकड़े कर दिए जाएं? दोनों ही। उनका इलाज वाकई में सोचा जाए तो दोनों ही है। अब जिस तरह से भारत के ऊपर उन्होंने रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल वीके चतुर्वेदी अगर आज कमांड कर रहे हो, तो आप कौन सा फार्मूला इख्तियार करेंगे? बलूचिस्तान को अलग मतलब टुकड़े टुकड़े करके फिर इसको ऐसा करके पंजाब में समेट के मारेंगे? दोनों ही तरीके से करेंगे, जैसे कि अभी हमारी भारतीय सेना कर रही है। जिस तरह से हमारे पहलगांव में इन्होंने दुर्दांत एंड हीनस अनपार्डनेबल पाप किया है, उसकी सजा हमने इन लोगों को दी 9 शिविरों पे करके। उसके साथ साथ हम अपने बलूची भाइयों के साथ सपोर्ट करें, हम अपने गिलगित बाल्टिस्तान के नागरिकों के साथ सपोर्ट करें, अपने खैबर पख्तूनवा के जो वहाँ पे हमारे बंधुगण हैं जो कि दुरंत 9 को बिल्कुल नहीं मानते, उनके के साथ अपनी सद्भावनाएं रखें। और मैं समझता हूं कि पीओके तो हमारा अपना है ही, क्योंकि आज वहां पे पीओके में कोई भी नहीं चाहता पाकिस्तान के साथ रहना, ना सिंध चाहता है। पाकिस्तान एक ऐसा फेल्ड स्टेट है जहां पंजाब के लोग समझते हैं कि मैं ही जमींदार हूं, मैं ही पूरे पाकिस्तान पे राज करने के लिए हकदार है, मुझे ही अधिकार है। और उन्होंने सब अपने खुद के नागरिकों के प्रति कठोर अन्याय किए हैं, कठोर अत्याचार किए हैं। लेफ्टिनेंट जनरल, क्या जो भी वॉर चल रही है सबक सिखा रहा है भारत पाकिस्तान को? मैं बात कर रहा हूं आज 9-10 अप्रैल 2025 में। ऐसे में मिनी वॉर करके और अभी पीओके को क्या ले लेने की कोशिश करनी चाहिए भारत को? मौका है? मौका जरूर है, अवसर जरूर है, लेकिन अभी वो हमारी प्राथमिकता नहीं है। प्राथमिकता अभी हमको पाकिस्तान को उसके जो उन्होंने अपराध किए हैं उसका दंड देने की है, सजा देने की है। उस सजा दंड के दौरान ही तो वो अपने आप ही होगा। मैं समझता हूँ संजीव जी, वो अपने आप ही होगा। पाकिस्तान में विद्रोह इज अ मैटर ऑफ टाइम। पहले की लड़ाई जो पाकिस्तान से 2 हुई 65 और 71, उसमें भारतीय फौज को लाहौर से वापस किसी बुलाया गया था। अब जितनी सेना भारत की आगे बढ़ रही है आज की तारीख में, मई 2025 में, इसको आगे बढ़ते जाना चाहिए और बैठते जाना चाहिए उन जगहों पे। संजीव, भारत का कभी भी कोई इस तरह का इरादा नहीं रहा कि हम किसी दूसरे की जमीन ले लें, लेकिन कभी नहीं रहा। पाक अधिकृत कश्मीर तो आपका है। पाक अधिकृत कश्मीर हमारा है और वो हमारा होके रहेगा, उसमें कोई संशय नहीं है। और यह पाक अधिकृत कश्मीर के जो वहां के नागरिक हैं वो खुद इंश्योर करेंगे कि हम फौज हमारी जितनी अंदर जा चुकी है, वहां से वापस आना तो कोई अब सवाल ही नहीं है। वहां पे जो हमारे हमने जहां पे पहुंच गए, जहां पे अख्तियार कर लिया डिफेंस, वो हमारा है। कुल मिला के ये हमारे साथ थे भारतीय थल सेना के पूर्व यानी कि रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल वीके चतुर्वेदी, जिन्होंने 1971 में सिर्फ 20-21 साल की लड़ाई लड़ी थी। 20-21 साल की उम्र में लड़ाई लड़ी पाकिस्तान के खिलाफ और बहुत कुछ सीखा। वो सब भारत की फौज और भारतवासियों को दे दिया। इसी के साथ आप मुझे यानी अपने दोस्त, अपने हमजुबान संजीव चौहान को आज दीजिए इजाजत। शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद संजीव जी। और एक बार फिर भारतवासियों के लिए मैं कहना चाहता हूं कि पूरे जोश के साथ भारतीय सेना का, भारत का साथ रहें। कोई भी किसी प्रकार से आपको डरने की जरूरत नहीं है। भारतीय सशस्त्र सेनाएं सक्षम हैं, सुदृढ़ हैं, प्रतिबद्ध हैं और सशक्त हैं। वो भारत की सॉवरेनिटी और इंटेग्रिटी की रक्षा करने में सक्षम। चलते चलते शहनवाज साहब और क्या नाम है, नवाज
जो भी है शहबाज शरीफ और मुनीर साहब के लिए कुछ कहते जाते हैं। मुनीर साहब को तो इस्तीफा देना चाहिए क्योंकि वो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ रहने के लायक नहीं है। सुनने में आया वो गिरफ्तार हो गए हैं तो बहुत अच्छा है। उनकी जगह भारत मतलब पाकिस्तान के चीफ के ऑफिस में नहीं है। और शरीफ साहब को क्या कहेंगे? शहजाद शरीफ तो मैं उनके लिए लाचार हैं, बेचारे हैं। और पाकिस्तान की जब तक कौम एक इससे तरह से इंश्योर नहीं करेगी कि उनकी जो सेना है वो पाकिस्तान के नेतृत्व के अंदर काम करे, तब तक पाकिस्तान का अस्तित्व मुझे बिल्कुल डाउट में लगता है, संशय में लगता है। भारत की फौजों द्वारा मलबे में तब्दील किए गए अब तक 24 घंटे के अंदर पाकिस्तान में जो मलबा हुआ है, पाकिस्तान को उस मलबे को बटोरने में कितना वक्त लग जाएगा? जब तक वो बटोरेंगे कहीं और मलबा आ जाएगा, तो मैं नहीं समझता कि वो कभी बटोर पाएंगे। शुक्रिया। इसी के साथ बहुत धन्यवाद। बहुत धन्यवाद। जय भारत की सेना, जय भारत का नेतृत्व, जय भारत की जन जन। जय।